नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। कल की खबरें आज ही बताने वाले टीवी न्यूज के सबसे अनूठे शो दैनिक भारतवर्ष में आपका स्वागत है। इस शो को ध्यान से देखने के बाद आपको सुबह के अखबार का शायद ही इंतजार करना पड़े, क्योंकि TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आपके सामने होता है पूरा का पूरा अखबार। और दैनिक भारतवर्ष के राष्ट्रीय संस्करण में पहले पन्ने की लीड स्टोरी से लेकर हर बड़ी खबर होगी। खेल खिलाड़ियों और पर्दे की दुनिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर वायरल खबरें, उनके पीछे का सच हम आपको बताएंगे। आज ही आपको कल होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी मिलेगी, यानी 1 घंटे के इस अनूठे कार्यक्रम को देखने के बाद आपको कहीं कोई और खबर देखने की जरूरत नहीं होगी। आपके लिए होगा हमारा संपादकीय भी। तो हम दैनिक भारतवर्ष के पन्ने पलटना शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की लीड स्टोरी, सबसे बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में आज एक बीजेपी विधायक के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। आईईडी ब्लास्ट से किए गए इस हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौके पर ही मौत हो गई। ब्लास्ट की चपेट में आने से विधायक के साथ मौजूद 3 निजी सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर की भी मौत हुई है। हमला तब हुआ जब विधायक मंडावी चुनावी प्रचार कर कुआंकोंडा इलाके से गुजर रहे थे। नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने के कारण दंतेवाड़ा में चुनाव प्रचार दोपहर 3 बजे ही खत्म हो गया था। मंडावी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे। उनके काफिले में सुरक्षा बलों की गाड़ी भी थी। धमाका इतना ताकतवर था कि मंडावी और सुरक्षा बलों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बीजेपी विधायक पर यह हमला लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले हुआ है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा क्षेत्र का इलाका है और यहां पर 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। यहाँ पे आने के बाद जो कुआंकोंडा से करीब 2 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी को ब्लास्ट किया गया, जिसमें कि माननीय विधायक श्री भीमाराम मंडावी जो है वो शहीद हो गए। उनके साथ PFO कुलदीप सोमरू शहीद हो गए और जो रामलाल ओयाम शहीद हो गए और आरक्षक चालक दंतेश्वर जो है वो शहीद हो गए। BP गाड़ी थी, BP गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पीछे जो फॉलो गाड़ी थी उसके ऊपर भी हमला हुआ। उसमें 5 लोग थे, वो अभी इधर उधर भटके हुए, उनको भी एक एक करके निकाला जा रहा है। सर, गोलीबारी भी हुई सर घटना के बाद? लगातार करीब आधे घंटे तक फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। जो पीछे जो फॉलो थी उनके ऊपर ही फायरिंग हुई, वो भी जम के काफ़ी देर लड़े, क्योंकि इस गाड़ी का इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ कि कोई गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, सभी लोग उसी टाइम शहीद हो गए। इसीलिए रिइंफोर्समेंट टाइमली पहुंच गई, लेकिन क्योंकि आईडी का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा था कि किसी को बचाना संभव नहीं हो पाया। और छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से भीमा मंडावी बीजेपी के अकेले विधायक थे। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बस्तर की 12 सीटों में से बीजेपी सिर्फ दंतेवाड़ा सीट पर ही जीती थी। मंडावी विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के उपनेता भी थे। दंतेवाड़ा जिले के गदापाल निवासी मंडावी 2008 में पहली बार विधायक चुने गए थे। 2013 का विधानसभा चुनाव वो देवती कर्मा से हार गए थे, लेकिन 2018 में पार्टी ने फिर से उन्हें टिकट दिया, जिसमें उन्होंने देवती कर्मा को 2071 वोटों से मात दी थी। वहीं दंतेवाड़ा के इस नक्सली हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के अलावा जिन 4 लोगों की मौत हुई है, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। इनके नाम है हेड कांस्टेबल छगन कुलदीप, हेड कांस्टेबल रामलाल ओयम, आरक्षक सोमडू कवासी और ड्राइवर दंतेश्वर मौर्य। पुलिस के हमले में मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सली हमले की भर्त्सना की है। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब रुक करते हैं हम हमारी दूसरी बड़ी स्टोरी की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के घर और दूसरे ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 281 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT के चेयरमैन और राजस्व सचिव ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। आयकर विभाग ने रविवार को मध्य प्रदेश, दिल्ली और गोवा में करीब 50 जगहों पर छापेमारी की। अकेले मध्य प्रदेश में 35 ठिकानों पर रेड हुई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र पर निशाना साधते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयकर विभाग की छापेमारी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि जो चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे थे, उनके घर से बक्सों में भरकर नोट मिल रहे हैं। कर दिया है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं जीत की?
पूरी उम्मीद है मुझे छिंदवाड़ा के मतदाताओं पर जैसे 40 साल विश्वास था, अभी भी विश्वास है। चलो सर, पहली बार ऐसा होगा कि आप अपने बेटे को वोट देंगे और आप विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव पहली जीत को देख रहे हैं। 40 साल पहले मैंने नामांकन भरा था लोकसभा के लिए, आज मैं विधानसभा के लिए नामांकन भरा है। ये भी मेरे जीवन का एक सफर है। करीबियों के यहाँ आयकर विभाग की कार्रवाई हुई है, आपको क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई है? राजनीतिक दृष्टि से आज दबाने का प्रश्न। अरे कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। आपने देखा होगा कल परसों कैसे कांग्रेस के करीबियों के, कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोटें निकली है। नोटें देखा कि नहीं देखा? टीवी पे देखा कि नहीं देखा? नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। अब बताइए भैया, वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और उनके करीबी अश्विन शर्मा और प्रतीक जोशी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी 3 दिनों से जारी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मुताबिक 281 करोड़ रुपए के इस रैकेट में व्यापार, राजनीति और सार्वजनिक सेवा से जुड़े लोग शामिल हैं। छापेमारी में अब तक 14.6 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बोगस बिलों के जरिए 242 करोड़ रुपए विदेशों में भेजे जाने के सबूत भी हाथ लग चुके हैं, ऐसा अधिकारी दावा कर रहे हैं। इस हेरफेर में 80 से ज्यादा फर्जी कंपनियां शामिल होने की बात कही जा रही है। छापेमारी में मध्य प्रदेश और दिल्ली में बेनामी संपत्तियों की जानकारी के अलावा कैश बुक, कंप्यूटर, फाइल और एक्सेल शीट भी इस वक्त जब्त किए गए हैं। प्रवीण कक्कड़ के सहायक अश्विन शर्मा के घर से हथियार और बाघ की खालें भी जब्त की गई हैं। प्रवीण कक्कड़ का दावा है कि छापेमारी में आईटी विभाग को कोई भी संदिग्ध दस्तावेज हाथ नहीं लगा है। उधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के करीबियों पर रेड की आंच सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल तक पहुंच गई है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में आयकर विभाग अहमद पटेल के करीबी एसएस मोइन कुरैशी के घर पर छापा उन्होंने मारा है। छापेमारी के बीच अहमद पटेल खुद कुरैशी के घर पर पहुंच गए। आयकर विभाग के मुताबिक एसएस मोइन ने शनिवार को कांग्रेस दफ्तर में 20 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। आरोप है कि ये रकम हवाला के जरिए मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंची। बताया जा रहा है कि एसएस मोइन अहमद पटेल के चीफ अकाउंटेंट है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने कुरैशी के घर से कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। उधर महाराष्ट्र के लातूर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे 28 महीने बाद एक साथ एक मंच पर नजर आए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और शिवसेना ने मतभेद भुलाकर गठबंधन किया है। रिश्तों में नई गर्माहट के बीच मोदी और उद्धव ठाकरे एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंच पर पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर बीजेपी के घोषणा पत्र का स्वागत किया और प्रधानमंत्री से अपील की सरकार पाकिस्तान से सख्ती से निपटे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में उद्धव को अपना छोटा भाई बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए न सिर्फ दिवंगत नेता बाल ठाकरे की नागरिकता छीनने का आरोप लगाया, बल्कि पाकिस्तान की मदद का भी आरोप लगाया। और इसी मुद्दे पर जिस तरीके से हमारी सेना के नाम पर वोट की अपील की है, उस पर है हमारा संपादकीय आगे आपके लिए। हम वायरल खबरों के सच का पर्दाफाश भी करेंगे। रुकेंगे दैनिक भारतवर्ष में एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। जारी है दैनिक भारतवर्ष और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के करीबियों के खिलाफ जो रेड है उसकी आंच अब सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले और कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल तक पहुंच चुकी है। कमलनाथ के करीबियों के यहाँ अभी भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। अभी तक करीब 281 करोड़ रुपए की अनअकाउंटेड मनी के बारे में पता चल चुका है। सीबीडीटी के मुताबिक अब से कुछ दिन पहले खुफिया जानकारी मिली थी कि चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और चंदे की ये रकम हवाले के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने कमलनाथ के कई करीबियों के यहाँ तक करीब 4 शहरों में 52 लोकेशन पर एक साथ रेड की।
जिनमें कमलनाथ के फॉर्मर ओएसडी परवीन कक्कड़, कमलनाथ के फॉर्मर एडवाइजर जिनका नाम R.K. मिगलानी बताया जाता है, साथ ही कमलनाथ के भांजे रतुलपुरी और इसके अलावा कमलनाथ के बेहद करीबी अश्विन शर्मा जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, उनके यहाँ रेड की गई थी। इस रेड के दौरान सीबीडीटी के मुताबिक करीब 281 करोड़ रुपए की अनअकाउंटेड मनी के बारे में पता चला है, जिसमें से करीब 232 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि हवाला के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए गए। और ये पूरा ब्यूरो जो अलग अलग ठिकानों से एक्सेल शीट बरामद हुई है उसके अंदर दर्ज है। साथ ही एक डायरी से ये भी पता चला है कि इस पूरे नेक्सस के अंदर जो पूरा अनअकाउंटेड मनी का एक रैकेट काम कर रहा था, इसके अंदर कई नौकरशाहों से लेकर कई बड़े राजनेता तक के नाम लिखे हुए हैं, साथ ही कई ऐसे उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए हैं जिनको पैसा दिया जाना था। तो एक बड़े नेक्सस के बारे में सीबीडीटी ने खुलासा किया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि तकरीबन 14 करोड़ 6 लाख रुपए बरामद हुए हैं कैश। इसके अलावा बड़ी संख्या में शराब की बोतलें इस रेड के दौरान बरामद हुई हैं और साथ ही 4 बागों की खालें भी बरामद हुई हैं। तो अभी भी रेड फिलहाल ये जारी है। इसी दौरान शनिवार को एक खुफिया जानकारी के आधार पर कांग्रेस के एक बड़े लीडर के एम्प्लॉय के घर पर ताज एनक्लेव में रेड की गई। हालांकि वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ, लेकिन जैसे इस बारे में पता चला तो कांग्रेस के वो बड़े लीडर अहमद पटेल खुद अपने एम्प्लॉय के घर पहुंचे और उसके बाद काफ़ी देर तक वहां बैठे। इनकम टैक्स के अधिकारी उस वक्त मौजूद थे। इसके बाद वो वहां से निकल गए थे। हालांकि ये तस्वीरें भी वायरल हुई थी और उसके बाद फिर से इनकम टैक्स विभाग की टीम ने कल देर रात उसी एम्प्लॉय के घर पर एक बार फिर रेड की। और हमारे इस डेली अखबार की अगले बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे 28 महीने बाद एक साथ एक मंच पर नजर आए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और शिवसेना ने मतभेद भुलाकर गठबंधन किया है। रिश्तों में नई गर्माहट के बीच मोदी और उद्धव एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंच पर पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर बीजेपी के घोषणा पत्र का स्वागत किया और प्रधानमंत्री से अपील की कि सरकार पाकिस्तान से सख्ती से निपटे। उधर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उद्धव को अपना छोटा भाई बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए न सिर्फ दिवंगत नेता बाल ठाकरे की नागरिकता छीनने का आरोप लगाया, बल्कि पाकिस्तान की मदद का भी आरोप लगाया। श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, शिवसेना प्रमुख, मेरे छोटे भाई श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व तो छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था। कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। कांग्रेस कस रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है ताकि आतंक के सरपरस्तों को खुली छूट मिल जाए। उधर लातूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट करने वाले युवाओं से विशेष अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार वोट कर रहे युवा पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले जवानों और पुलवामा हमले के शहीदों के नाम अपना वोट समर्पित करें। अपना पहला वोट पुलवामा में शहीद हुए वीरों के नाम समर्पित करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स को कहना चाहता हूं, आप अपना पहला वोट देश के लिए दीजिए, देश को मजबूत बनाने के लिए दीजिए, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए दीजिए। हालांकि वोट की इस अपील में सेना और एयर स्ट्राइक का जिक्र करने पर विवाद खड़ा हो चुका है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? बता दें कि उद्धव ठाकरे ने
भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र के नाम से भारतीय जनता पार्टी बता रही है, उसमें आर्टिकल 370 को हटाने की जो बात कही गई है उसका समर्थन किया। साथ ही किसानों के लिए जो उपाय योजना भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में बोल रही है उसका भी समर्थन किया। तो वहीं नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे को अपना छोटा भाई कहकर संबोधित किया। दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को एक ढकोसला पत्र कहा। नरेंद्र मोदी एक स्टेप आगे जाते हुए उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र सिर्फ नामदारों को फायदा पहुंचाएगा, साथ ही गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी को। जबकि प्रधानमंत्री का कहना था कि उनके द्वारा जारी किया गया संकल्प पत्र पूरे भारत के लिए है। इन सब के बीच जो विवाद का एक जड़ बना वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वोटरों के लिए जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, उन्हें संकल्प देते हुए कहा कि क्या वो बालाकोट स्ट्राइक के लिए अपना वोट करने वाले हैं, क्या वो पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए अपना पहला वोट करने वाले हैं, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो चुका है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या वो भ्रष्टाचार के मसले पर बहस से डरते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने फिर उन्हें राफेल, नीरव मोदी और नोटबंदी जैसे 5 मुद्दों पर बहस का निमंत्रण दिया। राहुल ने इसके बाद बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा। राहुल ने दावा किया कि बीजेपी का मैनिफेस्टो बंद कमरे में तैयार किया गया है। बाद में बिहार के गया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का न्याय मोदी सरकार के 5 सालों के अन्याय का अंत करेगा। तो ठीक है, वो मेरी मार्केटिंग नहीं कर सकते जैसे नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग नरेंद्र मोदी करता है। मेरी फोटो और चुनाव में नहीं लगा सकते, मेरा वीडियो टीवी में नहीं लगा सकते, मगर मेरा आपके साथ बेहतर इस्तेमाल में फर्क नहीं पड़ता। मैं न्याय की बात कर रहा हूं और मैं आपको न्याय देना चाहता हूं। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अन्याय दिया आपको। और अब तमाम दूसरी सियासी हलचल को समेटते हैं आदेश देश का में। 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। चुनाव आयोग की तरफ से पहले चरण के मतदान के लिए 18 मार्च को अधिसूचना जारी होने के बाद प्रचार अभियान जोर शोर से शुरू हो गया था। 7 चरणों में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। अधिसूचना के अनुसार पहले चरण के मतदान वाली 91 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा। इनमें से कुछ सीटों पर शाम 4 बजे तक, कुछ पर 5 और कुछ सीटों पर 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। उधर नागपुर से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बाइक रैली के साथ खुली गाड़ी में रोड शो किया। नितिन गडकरी की तरफ से आयोजित इस रोड शो में बड़ी संख्या में बाइक सवार लोगों ने और ऑटो रिक्शा सवारों ने हिस्सा लिया। रोड शो में पहुंचे बाइक सवारों हेलमेट नहीं पहनकर खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। रैली की वजह से सड़क पर उमड़ी गाड़ियों ने जाम के हालात बना दिए और आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समोरची बटन दाबून प्रचंड बहुमताने विजयी करा। उधर बिहार के बेगूसराय सीट से सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन आज दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले कन्हैया कुमार ने 0 माइल में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नामांकन कार्यक्रम में स्वरा भास्कर के अलावा जेएनयू के छात्र नजीब की मां फातिमा नफीस, साहित्यकार तीस्ता शीतलवाड़, गुजरात बड़गांव के विधायक जिग्नेश मेवानी समेत कई नामचीन लोग पहुंचे। सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के नामांकन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत भी की। साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, कई दिनों से आकर के आप जमे हुए हैं बेगूसराय में। बिल्कुल, बेगूसराय की जनता का देखिए मूड देखिए, ये जनता का आशीर्वाद कन्हैया के सर के ऊपर है, अब इसको कोई हिला नहीं सकता। गिरिराज जी के छक्के छूट गए हैं, ठीक है। और आज बिहार में मैं जितनी भी जगह पे बेगूसराय में घुमा हूँ, सब लोगों के दिल में जुबा पे एक ही नाम है, कन्हैया कुमार। ये बताइए, इतना बड़ा को मिला है, इतना बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों का जिन्होंने अपना आशीर्वाद और दुआ दिया है। अभी कहाँ लड़ाई में अपने को कहाँ पा रहे हैं अभी आज? ये तो लोग बताएंगे।
और काफ़ी फंड्स कन्हैया कुमार ने दिलचस्प है कि क्राउड सोर्सिंग के जरिए भी जुटाने की कोशिश की है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा सीट से सांसद कमलनाथ ने 17 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। छिंदवाड़ा संसदीय सीट से मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने भी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। के बाद तमाम और नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काटने के बयान से सुर्खियों में आए कांग्रेसी उम्मीदवार इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री की आज तारीफ की है। इमरान मसूद ने कहा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका आदर करता हूं, मैं मोदी से नफरत नहीं करता, मैं उनकी नीतियों से असहमत हूं। इमरान मसूद ने अजहर मसूद से उनका संबंध बताने वाले योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी चुटकी ली। इमरान मसूद ने कहा कि योगी ने उन्हें अजहर मसूद का भतीजा कहा तो मुझे हंसी आ गई। मसूद साहब, देखिए, मैंने कहा कि बेहद चर्चित रहे हैं, तो आप समझ गए कि मेरा इशारा चर्चित, जो आपकी शुरुआत पूरे देश भर में चर्चा हुई थी, वो मोदी जी के खिलाफ एक बयान से हुई थी। आज की तारीख में मोदी जी के बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति वो सम्मान के योग्य होता है। उसका सम्मान निश्चित रूप से सब लोगों को, प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए और उस नाते प्रधानमंत्री के नाते हम उनका सम्मान करते हैं। चुनाव चल रहा है, चुनाव के अंदर हमें मोदी जी की नीतियों में विश्वास नहीं है, मोदी जी की बातों में विश्वास नहीं है। तो असहमति का मतलब घृणा नहीं होता है। असहमति का मतलब, अगर आप किसी से असहमत हैं, उससे घृणा नहीं कर सकते। तो आपका ये कहना है कि मोदी जी को लेकर कोई आपके जहन में तलखी या कोई द्वेष, नफरत, ऐसी कोई बात नहीं है? मैंने बहुत स्पष्ट कहा आपसे भी कि असहमति का मतलब घृणा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? घृणा नहीं, नफरत नहीं होता है। अगर आप किसी के साथ सहमत नहीं हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे नफरत। बड़ा एक बदलाव आया है। पहले जो आपने कहा था वो एकदम अलग पैराडाइम था, तब बातें चर्चा में थी कि आपने बोटी बोटी की बात कही। आज आप कह रहे हैं कि नफरत नहीं करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? पहले भी जो बातें हुई थी वो यहाँ के लोकल उसके ऊपर था, ये सारा वो कुछ नहीं था उसके अंदर। तब भी उसमें कोई बात नहीं थी, आज भी उसमें कोई बात नहीं है। तो अभिषेक उपाध्याय कर रहे थे इमरान मसूद से खास बातचीत, और भाषा की मर्यादा रखी जाए तो ही अच्छी बात है। बात कर लेते हैं हम अपने एडिटोरियल यानी कि संपादकीय की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की सेना को मोदी की सेना करार दिया, तो चुनाव आयोग ने आपत्ति जताते हुए उन्हें नोटिस भेजा और कहा कि वो भविष्य में ऐसी बातें ना कहें, इसका ख्याल रखा जाए। इसके कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र के लातूर में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले करने वाले जवानों के शौर्य के नाम पर वोट की अपील की है, वो न सिर्फ चुनाव आयोग और आचार संहिता का माखौल उड़ाने वाला बयान है, बल्कि प्रधानमंत्री पद के लिए शोभनीय भी नहीं है। भारत की सेना और सुरक्षा कर्मियों पर देश को नाज है, लेकिन ये अनुशासित सेना किसी एक दल या व्यक्ति विशेष की सेना नहीं है। सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांगना भारत जैसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। इस सियासी खेल को तुरंत बंद किया जाए। और अब खबर ले लेते हैं हम राज्यों से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में संदिग्ध आतंकवादियों ने आरएसएस नेता चंद्रकांत और उनके पीएसओ की गोली मारकर हत्या कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने सुरक्षा में तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही से हथियार छीनकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। जांच अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने एक अस्पताल में पहुंचे आरएसएस नेता चंद्रकांत के पीएसओ से उसका हथियार छीन लिया और आरएसएस नेता पर गोलियां चलाईं। उधर असम के विश्वनाथ चैराली में लोगों ने शौकत अली नाम की शख्स के साथ बीफ बेचने के नाम पर मारपीट की है। गुस्साई भीड़ ने शौकत अली से उसकी नागरिकता के बारे में सवाल पूछे और एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स में नाम दर्ज होने का सबूत मांगा। उग्र भीड़ इतने पर ही नहीं रुकी। भीड़ ने 68 साल के शौकत अली को जबरदस्ती सुअर का मांस खिलाया और पीटा। जानकारी के मुताबिक घटना 7 अप्रैल की और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। बदतरीन वाकया क्या हो सकता है आसाम में कि एक 68 ईयर ओल्ड आदमी को, जहां पे जिस स्टेट में काउ स्लॉटर का बैन नहीं है, वहां पर बीफ सब लोग खाते, वहां पर उस 68 ईयर ओल्ड शौकत अली को मारकर पीटकर उसको मुंह में सुअर खिलाया जाता है। अब आप बताइए, ये वाकयात मोदी को जिंदगी भर हाउंड करते रहेंगे कि बहैसियत प्रधानमंत्री इसको रोक नहीं पाए।
इस खबर की जितनी निंदा कम की जाए उतनी कम है। अब नजर डाल लेते हैं बड़े शहरों की खबरों पर। पटना में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल हो रहे हैं। अपनी 12 मांगों के समर्थन में पटना के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से दूसरे दिन पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच और नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो पाया। ओपीडी ही नहीं बल्कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पीएमसीएच में हड़ताल की वजह से राज्य के कोने कोने से आए मरीज काफी परेशान रहे। इलाज नहीं मिलने पर मरीजों के तीमारदारों ने जमकर बवाल मचाया। कई गाड़ियां तोड़ दी गई तो सड़क जाम कर दी गई। कि दिखाने के लिए आए हैं, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। सीनियर डॉक्टर को देखना चाहिए। न तो यहाँ पर मरीजों को दवाई दी जाती है, न तो दिखाया किसी का इलाज किया जा रहा है। परेशानी यही है सर कि हम आ रहे हैं, हमारा डेट दिया हुआ है, मैं 400-500 रुपया लगा रहा हूँ। इन लोग को अपना तनख्वाह का पड़िया, हम लोग का क्या होगा? हम लोग तो फिर 400-500 रुपया लगा के जाएंगे, गरीब आदमी क्या करेगा? इसी तरह दौड़ते रह जाएगा। कि उनको समझाया बुझाया गया, शांत कराया गया। फिर हम जाने के लिए तैयार हुए, तब देखे कि गेट उन्होंने बंद कर दिया और वहाँ रोड जाम कर दिया था। तो फिर हम वहाँ से लौट करके चले आए कि जाने से और मामला भड़क जाता, पब्लिक जो है उग्र हो जाती। शांत करने के लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी भी छिटपुट सब इमरजेंसी में भी देखा जा रहा है, ओपीडी में भी देखा गया है, काम चल रहा है। और वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। दैनिक भारतवर्ष वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दैनिक भारतवर्ष में स्मिता शर्मा हूं। अब वो खबरें जो वायरल हो रही हैं और उनके हम झूठ या सच को मापते हैं इस सेगमेंट में। क्या छापे से घबराकर मध्य प्रदेश या तमिलनाडु के किसी नेता ने अपने घर में रखा हजारों करोड़ का कैश जला दिया है? ट्विटर और व्हाट्सएप पर नोटों की अधजली गड्डियों के ढेर का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ कहीं लिखा जा रहा है कि ये कैश मध्य प्रदेश के किसी कांग्रेसी नेता के घर से मिला है, तो कहीं इसे तमिलनाडु के नेता का कालाधन बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक कमरे में नोटों से ऊंचे एक ढेर है, जिसमें से काफी हिस्सा जला हुआ भी है। वीडियो में गुलाबी, पीले और हरे रंग के नोटों के कई बड़े बड़े ढेर दिखाई दे रहे हैं। गुलाबी रंग के नोटों को 2000 के नोटों की गड्डियां बताया जा रहा है, लेकिन गौर से देखने पर बाकी नोट भारत के नहीं लगते। अब आपको इस हैरान कर देने वाले वायरल वीडियो की हम सच्चाई बताते हैं। पड़ताल करने पर हमें पता चला कि इस वीडियो को अलग अलग समय पर अलग अलग कहानियों के साथ अलग अलग देशों में शेयर किया जाता रहा है। ट्विटर पर इस वीडियो को पाकिस्तान, रशिया और कैमरून के नेताओं के घर से मिला ब्लैक मनी भी बताया गया था। हर बार इस वीडियो के साथ एक फर्जी कहानी गढ़ी जाती है। हकीकत यह है कि इस वीडियो में जो दिख रहा है वो नोट है ही नहीं। ये 2018 में हुए आर्ट मैड्रिड फेस्टिवल में प्रदर्शित आर्ट गैलरी का वीडियो है। यूरोपियन ड्रीम नाम के इस स्कल्पचर को मैड्रिड के रहने वाले कलाकार अलेक्जेंड्रो मोंगे ने बनाया था। इसमें 5 लाख से ज्यादा हाथ से पेंट किए गए नोट रखे गए थे। इसे बनाने वाले कलाकार अलेक्जेंड्रो ने खुद वायरल वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करके इसके साथ जुड़े दावों का झूठा करार दिया था। तो वायरल वीडियो का सच यही है कि वायरल वीडियो में दिख रहे जुले हुए नोट ना तमिलनाडु के नेता के घर से मिले और ना ही मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता के किसी घर से। ये एक स्कल्पचर है और इसमें दिख रहे नोट हाथ से की गई पेंटिंग है। और एक और खबर की सच्चाई। क्या मोदी शाह की रैली में भीड़ की सुनामी आ गई थी? चुनाव से ऐन पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने अथाह भीड़ दिख रही है। फेसबुक के पेज वी सपोर्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर इस तस्वीर को पोस्ट किया गया, जहां से ये वायरल हो गई। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल ज्यादातर खबरों की तरह ये भी झूठी तस्वीर है। एक मोफ्ट इमेज है, यानी कि असली तस्वीर से एडिट करके इस तस्वीर को तैयार किया गया है। असली तस्वीर दिसंबर 2017 की है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए शिमला पहुंचे थे। असली तस्वीर में भी भीड़ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो भीड़ वायरल तस्वीर में दिख रही भीड़ की सुनामी जैसी नहीं है। इसलिए हमारी पड़ताल में पीएम मोदी की भीड़ की सुनामी वाली वायरल तस्वीर झूठ साबित होती है। तो आप भी सोच लें कि ऐसी झूठी खबरें आप फैलाना चाहते हैं या इस पर रोकथाम करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। क्या कमलनाथ के कांग्रेसी विधायक मध्य प्रदेश में पुलिस वालों को जब चाहे पीट देते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सफेद शर्ट पहने एक शख्स पुलिस वाले को बुरी तरह से पीटता हुआ दिख रहा है। नमो अगेन और अखी गुप्ता नाम के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया,
ये है कमलनाथ की कांग्रेस सरकार का विधायक अनिल उपाध्याय जो पुलिस कर्मचारी को पीट रहा है। क्या देश का राष्ट्रभक्त समाज पुलिस के द्वारा की ऐसे विधायक को जल्द सजा दिलवाने के लिए सोशल मीडिया पर पहल करेगा? अनकोट। अब इस वायरल वीडियो का सच आपको बता दें। सच्चाई यह है कि इस वीडियो में जो शख्स पुलिस को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है वो मध्य प्रदेश का कांग्रेसी विधायक अनिल उपाध्याय नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी पार्षद मनीष चौधरी है। हमें न्यूज एजेंसी ANI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 19 अक्टूबर 2018 का ये वीडियो पूरी खबर के साथ मिला। मेरठ के कंकरखेड़ा में बीजेपी पार्षद मनीष चौधरी का ब्लैक पेपर नाम से एक रेस्टोरेंट है, जिसमें पार्षद ने एक दारोगा और एक महिला वकील से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा किया था। दारोगा नशे में था और पार्षद मनीष चौधरी ने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पार्षद मनीष चौधरी को गिरफ्तार किया था और नशे में हंगामा करने वाले दारोगा को भी लाइन हाजिर किया था। हमारी पड़ताल में पता चला कि पुलिस को पीटते नेता के जिस वीडियो को मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक का बताया जा रहा है वो मेरठ का बीजेपी पार्षद मनीष चौधरी है। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से कांग्रेस प्रत्याशी बंशी सिंह पहाड़िया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं को हर 4 दिन में उनसे 15,000 रुपए ले जाने की नसीहत दे रहे हैं। बंशी सिंह पहाड़िया कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि हर चौथे दिन 15,000 रुपए में से शराब, मिठाई और गाड़ियों का पेमेंट कैसे करना है और कैसे 15,000 की अगली किश्त लेने उनके पास आना है। आपको अभी चलना है, फिर 4 दिन बाद आ जाना। इसमें कुछ गाड़ी का पेमेंट कर दिया, कुछ शराब वराब कर दी, कुछ रोटी खिला दी, कुछ तेल डलवा लिया। 4 दिन बाद फिर आना ऐसे ही यहाँ। मैं आपसे फिर कहूँगा अब तक का मेनू क्या है आपका? आप कहेंगे हमारे 5 उल्टे खर्च हो गए, मैं फिर 15 ले जाओ, फिर 4 दिन चलेंगे, फिर ले जाओ। आप 15,000 प्राप्त कर लो। आपको अभी चलना है, फिर 4 दिन बाद आ जाना। इसमें कुछ गाड़ी का पेमेंट कर दिया, कुछ शराब वराब कर दी, कुछ रोटी खिला दी, कुछ तेल डलवा लिया। 4 दिन बाद फिर आना ऐसे ही यहाँ। मैं आपसे फिर कहूँगा अब तक का मेनू क्या है आपका? आप कहेंगे हमारे 5 उल्टे खर्च हो गए, मैं फिर 15 ले जाओ, फिर 4 दिन चलेंगे, फिर ले जाओ। आप 15,000 प्राप्त कर लो। आपको अभी चलना है, फिर 4 दिन बाद आ जाना। इसमें कुछ गाड़ी का पेमेंट कर दिया, कुछ शराब वराब कर दी, कुछ रोटी खिला दी, कुछ तेल डलवा लिया। 4 दिन बाद फिर आना ऐसे ही यहाँ। मैं आपसे फिर कहूँगा अब तक का मेनू क्या है आपका? आप कहेंगे हमारे 5 उल्टे खर्च हो गए, मैं फिर 15 ले जाओ, फिर 4 दिन चलेंगे, फिर ले जाओ। और अगली बड़ी वायरल खबर जो भारत के बाहर से अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में चिड़ियाघर के विशाल पांडा के लिए फेयरवेल पार्टी आयोजित की गई। सैन डिएगो के चिड़ियाघर में 2 बड़े पांडा हैं जिन्हें इस महीने के अंत तक चीन के चिड़ियाघर में भेजा जाना है। इन दोनों पांडा को चिड़ियाघर के कर्मचारी बेहद पसंद करते हैं, इसीलिए इनके चिड़ियाघर से जाने तक इनके लिए 3 सप्ताह की फेयरवेल पार्टी चल रही है। 27 साल की इस विशाल मादा पांडा का नाम है बायून और उसके 6 साल के बेटे का नाम है जियोलिवू। चीन के साथ पांडाओं के संरक्षण समझौते के समाप्त होने पर इन पांडाओं को चीन वापस भेजा जा रहा है। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप खूब हंसेंगे। वीडियो में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। बैटिंग कर रहा एक बच्चा रन लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन दूसरे छोर पर खड़ा शख्स पिच के बीच में आकर खजूर की बड़ी सी डाल से रन पूरा करने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के साथ यूजर्स अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। उधर साउथ चाइना में एक बच्चे के टॉयलेट में फंसने और उसके रेस्क्यू का वीडियो देखिए। चीन के एक स्कूल में बच्चे का पैर टॉयलेट सीट में फंस गया और काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे निकाला नहीं जा सका। इसके बाद फायर फाइटर्स को बुलाएगा और उन्होंने धीरे धीरे टॉयलेट सीट में ड्रिल करके बच्चे के फंसे हुए पैर को निकाला।
और आगे बढ़ते हुए अब खबरें संक्षेप में। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मेरठ की एक रैली में एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समुदाय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन देश में हरा वायरस फैलाना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि अगर कांग्रेस, एसपी, बीएसपी को अली पर विश्वास है तो हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन की सुविधा, इस देश के अंदर 9.5 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य, 12.5 करोड़ किसानों को, लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए सालाना देने की गारंटी की व्यवस्था, मोदी जी के लोक कल्याण के सभी अभिवादन इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन पूरा देश कर रहा है। योगी आदित्यनाथ रंगों से डरना बंद करें और विकास और सुरक्षा के इंतजामातों पर ध्यान दे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और अब TV9 विशेष। बैतूल के एक गांव में पीने के पानी के संकट से नाराज ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का फैसला कर लिया है। हालत यह है कि गांव से 3 किलोमीटर दूर कुएं का गंदा पानी लाना पड़ता है। पानी नहीं होने की वजह से इस गाँव में कोई अपनी बेटी का ब्याह तक नहीं करता है। बैतूल के काबरामाल गाँव की आबादी लगभग 700 है। इन 700 लोगों की एक ही चिंता है, पानी की। गर्मियां शुरू ही हुई हैं और गांव का अकेला हैंडपंप भी सूख चुका है। गांव वालों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और एक नया बोर कराया, लेकिन उसमें भी पानी नहीं निकला। अब ग्रामीणों के पास एकमात्र साधन बचा है कि गांव से 3 किलोमीटर दूर मौजूद एक कुएं तक जाएं, लेकिन उसमें भी ज्यादा पानी नहीं है। इस कुएं से बाल्टी भरने के लिए लोगों को 40 फीट से ज्यादा गहरे कुएं में उतरना पड़ता है। इतने के बाद भी उन्हें गंदा पानी ही मिलता है और इसी को पीना उनकी मजबूरी है। ये परेशानी इतनी बड़ी है कि इस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करता। उधर आज़ादी के 70 साल बाद भी बैतूल के काबरामाल गांव जैसे ही हालात डिब्रूगढ़ जिले का हबजन पर्वत गांव में भी है। असम के इस गांव में 2500 वोटर हैं। गांव की कुल आबादी 8000 है, लेकिन उन्हें पीने का साफ पानी मयसर नहीं है। गांव का दुख ऐसा ही है कि इस गांव में ज्यादातर बच्चों की मौत गंदे पानी से हुए पीलिया की वजह से है। इस गाँव में तकरीबन हर परिवार के बच्चों की मौत गंदा पानी पीने से हुई है। साफ पानी के लिए तरसते इस गाँव में भी अब कोई अपनी बेटी की शादी को तैयार नहीं होता। बिल का प्रॉब्लम होता है, जो पीएससी से जो पानी आता है, पीएससी वाला सब क्या करता है क्या नहीं तो मालूम है। ठान में वाला जाके लाइन काट देते, 3-4 रोज नहीं रहते कारण तो नहीं नदी का पानी पीना पड़ता है। बागान का जितना आदमी काम करने वाला श्रमिक है, हर आदमी नदी का पानी पी के काम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। पानी का इंतजाम जब पहले तेली साहब जब इलेक्शन के लिए यहाँ पहली बार घूमने को लाइन में आया रहा 5 साल का आगे में, जो बोला जो हम इस बार इलेक्शन में उठेगा, आप लोग का हबजान बागान में क्या दिक्कत है, हमको गोटा लाइन घुमाइए दिखाइए। तो हम लोग 10-15 लड़का मिल के हम लोग गोटा लाइन में हबजान में घुमाया। तो बोला ठीक है, इस बार हमको इलेक्शन में उठने दो, उसका बाद में जो भी पानी का सुविधा है हम इलेक्शन में जीत के आप लोग को पानी का सुविधा सब कर दे बोल के बोला। इस गांव में टीवी है? टीवी है। फ्रिज है? बिजली है? बिजली है। पंखे हैं? पंखे है। क्या नहीं है फिर? पानी नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। पानी की सुविधा के लिए कभी सोचा, कुछ किया आप लोगों ने? ऐसे तो किया था, लेकिन बहुत बार बोला है, लेकिन तो ऐसे कुछ नहीं होता है नहीं इसमें, ये बागान में, ये गांव में। अच्छा, पानी क्यों नहीं होता है? ट्यूबवेल क्यों नहीं करवाते हो? इसमें ट्यूबवेल तो नहीं होगा, इसमें तो कोयला है, ट्यूबवेल नहीं पड़ता है, पानी गंदा हो जाता है, गैस हो जाता है पानी। तो इस पानी के पीने से तो बीमारी ही बीमारी है, खाली कीड़े हैं उसमें। क्या करेगा, मजबूर में तो यही पीना पड़ेगा। 21वीं सदी के भारत में पीने को साफ पानी नहीं है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, लेकिन नेता हैं कि मजहब और जात पात की राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव में हमारे आज जम्मू से संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर उल्लंघन के बाद सरकार ने बॉर्डर के पास रहने वालों की हिफाजत के लिए 15,000 बंकर बनाने का ऐलान किया था। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बने उन बंकरों का जायजा लिया जिनमें बमबारी के हालात में आम लोगों की हिफाजत होनी है, और बॉर्डर पर बंकर ही लोगों को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन 15,000 बंकरों में से अभी तक सिर्फ
200 बंकर ही तैयार हो पाए हैं। अंकित भट्ट वहां पहुंचे जहां से पाकिस्तान के गांव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यहां कभी भी गोलीबारी शुरू हो जाती और बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, बंकर। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो वहीं सरकार ये दावे करती है कि हमने कई बंकर बनाए हैं। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सरकार ने वाकई बंकर बनाए हैं और अगर बनाए हैं तो उनकी हालात किस तरीके की है। TV9 भारतवर्ष पहुंच चुका है जोड़ा फॉर्म, जहां पे कोशिश कर रहे हैं हम कि गांव का हाल दिखाए, बंकरों का हाल दिखाए कि किस तरीके के यहाँ पे बंकर हैं। अगर ठीक सामने आप देख पाए, कैमरामैन अनूप से गुजारिश करूंगा कि सामने की तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। मैं 600 मीटर पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान की जो पोस्ट है वो दिखाई दे रही है। तो वहीं जो ये गाँव है जोड़ा फॉर्म, ये तीनों तरफों से गिरा हुआ है क्योंकि 3 तरफों से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो लगता है। अब हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो गांव की हालात है वो कैसी है, साथ ही में जो बंकर बनाने की बात सरकार करती है वो दावे क्या वाकई ठीक है। क्या हाल ही में राजनीति में कदम रखने वाले पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। दरअसल गंभीर ने महबूबा मुफ्ती के उस ट्वीट का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने भारतीय संविधान को कश्मीर में लागू ना होने देने की बात कही थी। गौतम गंभीर ने महबूबा के इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि ये भारत है, कोई आप जैसा धब्बा नहीं जो मिट जाएगा। गंभीर के इस ट्वीट के बाद महबूबा मुफ्ती भड़क गई और उन्होंने जवाब में कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि बीजेपी में क्रिकेट की तरह आपकी पारी छोटी नहीं रहेगी। इसके बाद महबूबा ने सोशल मीडिया पर गंभीर को ब्लॉक भी कर दिया। और अब कुछ अच्छी खबरें। हमें गर्व है हरदोई के दारोगा राहुल सिंह सिसोदिया जैसे पुलिस वालों पर। हरदोई जिले की रेलवे गंज चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राहुल सिसोदिया को पता चला कि उनके क्षेत्र में एक परिवार आर्थिक तंगी से बुरी तरह टूट गया है। एक छोटी सी बच्ची के पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई और परिवार मुसीबत में आ गया। जब राहुल सिसोदिया उस घर में पहुंचे तो देखा एक माँ अपनी गरीब और अपनी 3 बच्चियों के भविष्य को लेकर काफी परेशान थी। बड़ी बेटी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो साइकिल से दुकानों पर प्लास्टिक के कप प्लेट बेचकर घर की मदद कर रही थी। राहुल सिसोदिया ने इस परिवार की मदद का फैसला किया। परिवार की 2 बच्चियों को नए स्कूल बैग, जूते दिलवाए और परिवार की दोनों बेटियों की इंटर तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली है। पुलिस हमारे समाज का जरूरी हिस्सा है। राहुल सिसोदिया जैसे संवेदनशील पुलिस वालों पर हमें गर्व है। सोशल मीडिया पे मुझे किसी ने टैग किया था कि ऐसे ऐसे एक परिवार है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इसमें एक बच्ची है छोटी सी पलक, जिसके पिता का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी और जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही थी। तो मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ। और वंदना एक लड़की है जो इसी परिवार की है। वो साइकिल से कप प्लेट डिस्पोजल बेच के अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। मैंने इन बच्चों की पढ़ाई का सारा जिम्मा लिया है, कोचिंग के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। जैसे कि मतलब पापा ने लोन लिया था, इसी वजह से शायद पढ़ नहीं पा रहे थे तो अपने बेच के पढ़ते थे और राहुल सिंह ने शायद उन्होंने खर्चा दिया। तो कुछ मिलकर अच्छा करते हैं। अब बात मिशन भारतवर्ष की। 48 घंटे बाद जब देश के पहले फेज में वोटिंग करने वाले लाखों लोग वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर नोएडा के धलेलपुर गांव के लोगों ने वोटिंग के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। गांव के लोगों की दलील थी कि सरकार ने उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया है। TV9 भारतवर्ष ने फिर इस गांव के लोगों को वोटिंग के लिए तैयार करने का अपना मिशन शुरू करा। इसके लिए हमने प्रशासन और सरकार को भी साथ आने के लिए कहा। वोट मांगने आए और जब आप वापस से हमने उनका बहिष्कार कर दिया, हम वोट नहीं डालेंगे। गुलाबी जिले के हमने वोट करके वापस हटे। आगे देखा ना तो ट्रैक्टर और ना वो वोट। 2014 के बाद 2014 के बाद जी ठीक है। सब कुछ नजारा, सब कुछ गायब वहाँ से। बस आपको पहुँचा दिया वोट करके, बात खत्म। अब बस वापस वो आप देख लीजिए। सर इस बार आप लोग वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप लोगों ने तय कर लिया? सर यहाँ पे कितने लोगों के पास आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसे किसी के पास कुछ नहीं है। सर क्या आप वोट देने जाएंगे? नहीं। आप भी वोट देने? बहिष्कार कर दिया मैंने। बहिष्कार कर दिया। सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं मिलती? कुछ भी नहीं,
आप लोग कैसे जाते हैं पहली बात तो वोट डालने के लिए? नाव से जाते हैं। नाव से चलाते हैं, कहीं वैसे पानी में होके जाते हैं, कहीं पैर के और का बिना बनाओ कि सारे लोग एक साथ बोल सके हमारे टीवी स्क्रीन पर कि हम वोट जरूर डालेंगे, एक आवाज में अगर ये बोल सके। कैमरामैन थोड़ा पीछे जाए, एक बार आप सब लोग मेरे साथ एक आवाज में बोलिएगा कि हम वोट डालेंगे। नोटा दबाएंगे, आप क्या दबाएंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन वोट डालेंगे, वोट डालकर उस तरीके विरोध करेंगे, हम आपके साथ हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार आप सभी एक साथ बोले जी, एक साथ बोलिए कि वोट हम डालेंगे। वोट हम डालेंगे। कैमरे पे देख के बोले, पूरा देश आपको देख रहा है। वोट हम डालेंगे, लेकिन नोटा दबाएंगे क्योंकि हमसे कोई वोट मांगने। जी हाँ, वोट का बहिष्कार ना करें, अपने मतदान का इस्तेमाल ज़रूर करें। और एक छोटी सी कोशिश थी TV9 भारतवर्ष की कि हम देश को बदल सके, सोच को बदल सके। अब एक ऐसी तस्वीर जिसे आप बिना पल के झपकाए देखेंगे। ये खबरें हैं संपूर्ण विश्व से। दूर दूर तक गुलाबी रंग के पौधे और पूरी घाटी रंगीन हो गई है। ये तस्वीर चीन के गुंगजो प्रांत की पिंगबा घाटी में बसंत के बाद की है। चीन में इसे ओशन ऑफ पिंक कहा जा रहा है। और मोबाइल फोन पर लगातार काम करते हुए चलने की आदत दुर्घटनाओं की वजह बनती जा रही है। ऐसे में सड़क पर मोबाइल फोन में बिजी रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए तेल अवीव में एक अलग तरह का रास्ता निकाला गया है। मोबाइल यूजर्स की नजरें नीचे रहने के कारण सड़क और जेब्रा क्रॉसिंग पर लाल और हरी LED लाइट्स लगाई गई हैं। ये लाइट मोबाइल यूजर्स को बताते हैं कि अब उन्हें रास्ते पर चलना है और कब उन्हें रुक जाना है। ये एक तरह का ट्रैफिक सिग्नल है जो खास तौर पर मोबाइल यूजर्स के लिए बनाया गया है। इस तरह का प्रयोग करने वाला इजराइल का जो तेल अवीव है वो अभी शुरुआती देशों में है। वहीं जापान के कोदाइजी मंदिर में शांति का मार्ग अब बौद्ध भिक्षु नहीं बताते, बल्कि इस काम के लिए एक रोबोट को नौकरी दी गई है। जी हां, जापान के इस बड़े बौद्ध मठ में एक रोबोट बुद्ध धर्म की शिक्षा दे रहा है। रोबोट किसी बौद्ध भिक्षु की ही तरह हाथ जोड़कर सम्मान दिखाता है, आंखों के इशारों से धार्मिक बातें सुनने वालों को समझाने की कोशिश करता है। ये रोबोट जापानी भाषा में बौद्ध धर्म की पुस्तकों की बातें और हृदय सूत्र भी सुनाता है। मिंडर नाम का ये रोबोट कोदाइजी मंदिर और ओसाका यूनिवर्सिटी से मिलकर तैयार किया गया है। उधर अमेरिका ने ईरान के सैनिक संगठन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकी संगठन करार दे दिया है। ये पहली बार है जब अमेरिका ने किसी देश की सरकारी फोर्स को आतंकी संगठन करार दिया है। इसके जवाब में ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अमेरिकी सेंट्रल कमांड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया और अमेरिका ईरान पर परमाणु कार्यक्रम के गलत तरीके से आगे बढ़ाने का आरोप लगाता रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उसकी सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसे भी जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास यानी कि व्हाइट हाउस के सामने पाकिस्तान के जुल्म और सितम के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों ने आज प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के मुहाजिर, बलूच, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, पश्तून और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों ने वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तान के इन अल्पसंख्यकों ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को वहाँ के राजनेता को खुला समर्थन मिलता है। बलूचिस्तान के लोग लंबे अरसे से अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। और अब पलट लेते हैं इस अखबार के स्पोर्ट्स के पन्नों को। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हॉकी खिलाड़ी ग्राहम रेड इंडियन हॉकी टीम को कोच उनको बनाया गया है। इंडियन हॉकी टीम 4 महीने से बिना कोच के खेल रही थी। इससे पहले टीम के कोच हरेंद्र सिंह थे, लेकिन उन्हें पिछले साल दिसंबर में हटा दिया गया था। ग्राहम रेड की कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है। रेड के सामने पहली चुनौती अगले महीने टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा ही है। कोच बनने के बाद ग्राहम रेड ने कहा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी मिशेल स्टार्क बिना खेले $15 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्टार्क चोटिल होने के कारण पिछले साल KKR के लिए एक भी मैच में नहीं खेल सके थे। स्टार्क को KKR ने लगभग $18 लाख की बोली लगाकर टीम के साथ जोड़ा था। स्टार्क ने इसके बाद एक बीमा किया जिसके मुताबिक अगर वो किसी वजह से IPL नहीं खेल सकते तो उन्हें $15,30,000 मिलते। स्टार्क ने इस बीमा के लिए करीब $1 लाख का प्रीमियम दिया था।
और अब पेज 3 पर नजर, पर्दे की दुनिया की खबरों पर डालते नजर। सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म दरबार का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है। दरबार में रजनीकांत का धमाकेदार अंदाज नजर आ रहा है। दरबार को पहले तलाइवा 167 टाइटल दिया गया था। रजनीकांत की दरबार के पोस्टर से लग रहा है कि फिल्म पुलिस पर आधारित हो सकती है। पोस्टर में बंदूकों से लेकर पुलिस बेल्ट, टोपी और पुलिस डॉग तक नजर आ रहे हैं। और आपको अब यह भी जानकारी देते हैं कि कल आखिर किन कार्यक्रमों पर रहेगी खास नजर, जो बनेंगी सुर्खियां। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल अमेठी से अपना नामांकन पत्र भरेंगे। राहुल के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका भी मौजूद होंगी। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में चुनावी रैलियां करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कल राफेल मामले में दायर 5 पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी। और चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट कल लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी। तो ये था आज का अखबार, यानी कि कल सुबह की अखबार जो आपने देखा एक रात पहले ही TV9 भारतवर्ष पर। मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देखना ना भूले रात 10 बजे अनसेंसर्ड प्रिया, और खबरों का तांता जारी है TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार।